गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा भारतीय शासन और राजनीति में एक महत्वपूर्ण टॉपिक, वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है और प्रजातांत्रिक राज्य में मौलिक अधिकारों की अवधारणा या मौलिक अधिकारों का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण आपके स्थान रखता है। और हमेशा एक लोकतांत्रिक राज्य में व्यक्ति और राज्य के बीच के संबंध किस तरह के रहेंगे, ये एक विशेष महत्व है। राज्य ये मानते हैं कि शांति बनाए रखने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यक्ति के जीवन पर नियंत्रण रखना चाहिए, है ना। तो इस व्यक्ति के जीवन पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य जो है अनेक कार्रवाइयाँ करता है और दूसरी तरफ जो अधिकार हैं वो इस बात के लिए होते हैं कि राज्य की शक्ति के ऊपर कुछ सीमाएं, अंकुश, लिमिटेशंस होने चाहिए जिससे कि व्यक्ति के ऊपर अनावश्यक पाबंदियां नहीं लगाई जा सकें, है ना। तो ये है कि राज्य के द्वारा व्यक्ति के जीवन पर जो नियंत्रण है और राज्य की शक्ति के ऊपर जो सीमा लगा देना है, उससे क्या होता है कि राज्य जो है कोई मनमाने तरीके का आचरण ना करे जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके अधिकारों के विरुद्ध कोई जो है कार्यवाही हो। मूल अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों के हित में राज्य की शक्ति के ऊपर ये प्रतिबंध लगाते हैं। अधिकारों की बात जब हम करते हैं तो अधिकारों का अस्तित्व तभी से है जब से मनुष्य जीवन अस्तित्व में आया। बहुत सारी अवधारणाएं अधिकारों के संदर्भ में चलती हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा प्रथम वर्ष बीए फर्स्ट ईयर में अधिकार और कर्तव्य की अवधारणा में कि अधिकार जो है जब से मनुष्य जीवन अस्तित्व में आया तब से मनुष्य को जो है अधिकार प्रदान किए गए हैं ताकि वो अपने जीवन का विकास कर सके। फ्रांस में जब राज्य क्रांति हुई तो जो राज्य क्रांति थी उसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का संदेश दिया गया था। फ्रांस में 1789 में डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ द मैन को शामिल किया गया, है ना। उसके बाद 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी 1948 में 10 दिसंबर 1948 में मानवीय अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा की गई जिसको अपन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार मूल अधिकारों की अवधारणा जो है वो वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में एक यूनिवर्सल अवधारणा का रूप उसने ग्रहण कर लिया है। अब ये होता है कि मूल अधिकार क्या होते हैं, मूल अधिकारों की आवश्यकता और महत्व क्या है भारतीय संदर्भ में, कि संविधान में मूल अधिकारों का बहुत अधिक महत्व है। और मूल अधिकारों का महत्व का सबसे पहला कारण ये होते हैं कि मूल अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तंभ हैं। वे उन परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जिन पर बहुमत की इच्छा निर्मित और क्रियान्वित होती है। इस तरह से ये प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य हैं। इनके द्वारा व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, नैतिक सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाती है और आधारभूत स्वतंत्रताओं की व्यवस्था की जाती है। दूसरी बात यह है कि जो मूल अधिकार होते हैं किसी एक देश के राजनीतिक जीवन में एक दल विशेष की तानाशाही स्थापित रोकने के लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि हर समय, हर युग में निरंकुश राजाओं के व्यक्तिगत शासन या निरंकुश सरकारों का व्यक्तिगत शासन जो है उससे वो राजाओं का दौर तो चला गया, एक नया दौर आया आजकल प्रजातंत्र। तो इसमें भी बहुमत की तानाशाही का डर जो है वो हमेशा बना रहता है और बहुमत के अत्याचारों से विशेष रूप से जो अल्पसंख्यक की रक्षा है, इन सभी की रक्षा करने के लिए अधिकारों की
जो आशंका रहती है, और मूल अधिकार इसी आशंका को समाप्त करते हैं। तीसरी बात यह है कि मूल अधिकार व्यक्ति स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच उचित सामंजस्य की स्थापना करते हैं। इनके द्वारा एक ओर तो सरकार को निश्चित सीमाओं में रहने के लिए बाध्य किया जाता है, दूसरी ओर अगर सरकार निरंकुश है तो उसके विरुद्ध जनमत के निर्माण हेतु उचित अवसर प्रदान किए जाते हैं। जो मूल अधिकार होते हैं, इन मूल अधिकारों को संविधान के द्वारा निश्चित कर दिया जाता है। इनके महत्व और सम्मान में वृद्धि हो जाती है। चूंकि ये संविधान का एक हिस्सा होते हैं, इसलिए ये और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इनकी उल्लंघन करना सरकार के लिए आसान नहीं होता है, क्योंकि कार्यपालिका हो, व्यवस्थापिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, सभी के लिए इनकी अनुपालना आवश्यक हो जाती है। तो इस प्रकार जो मूल अधिकार हैं वो नागरिकों को न्याय व उचित सुरक्षा प्रदान करते हैं। राज्य के बढ़ते हुए हस्तक्षेप तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच ये संतुलन स्थापित करते हैं। नागरिकों के मूल अधिकार मानवीय स्वतंत्रता के मापदंड और संरक्षक दोनों ही हैं। इस कारण इनका अपना मनोवैज्ञानिक महत्व है और कोई भी दार्शनिक जो होता है, राजनीतिक फिलोसोफर, पॉलिटिकल फिलोसोफर, उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। अब हम ये कहते हैं कि अधिकार तो हम जानते हैं किसे कहते हैं, लेकिन मूल अधिकार क्या होते हैं, इनके बारे में हम आपको बताते हैं कि व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान में अब ब्रिटिश शासन का इन्होंने अपना कड़वा अनुभव इनके अपने आप से रहा। तो जब संविधान बना तो इन्होंने इस बात के ऊपर पूरा बल दिया कि भारतीय नागरिकों को सरकार की इच्छा के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि भारत में अभी लोकतंत्र पूर्ण रूप से विकसित नहीं है और सरकारों के ऊपर या भविष्य के आधार पर अधिकारों को नहीं छोड़ करके इनको संविधान में स्थान दिया गया है ना। तो मूल अधिकार क्या होते हैं? वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, वो मूल अधिकार कहलाते हैं, है ना। और ये जो मूल अधिकार होते हैं, इनको जो है सरकार के द्वारा बनाए गए जो कानून हैं, है ना, उनसे ऊंचा स्थान प्राप्त होता है। तो इनको आप मूल अधिकार हम इसलिए कहते हैं कि एक तो ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अधिकार बहुत आवश्यक है। इनके अगर आप इनको नहीं रखेंगे तो व्यक्ति का विकास रुक जाएगा। इनको मूल इसलिए भी कहा जाता है, ये एक्सक्यूज मी बच्चों, कि इन्हें देश की मूल विधि अर्थात संविधान में इनको स्थान दिया जाता है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अलावा किसी भी प्रकार से इनमें परिवर्तन नहीं किया जाता है ना। और ये नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के प्रदान किए जाते हैं। जाति, रंग, लिंग भेद किसी भी आधार पर इनमें भेदभाव नहीं हो सकता है। तो मौलिक अधिकारों की एक विशेषता है कि ये राज्य द्वारा पारित कानून से ऊपर है, ये अनुलंघनीय हैं, अर्थात इनको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका या बहुमत दल के द्वारा इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो। और चौथा है वाद योग्य है। मूल अधिकार जस्टिसेबल हैं, अर्थात न्यायपालिका इन अधिकारों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकती है। अगर किसी व्यक्ति के अधिकार का, मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो व्यक्ति अदालत की शरण ले सकता है। तो जो फंडामेंटल राइट्स की जो व्यवस्था है वो भारतीय संविधान की
एक महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं में मानी जाती है। अब हम बात करेंगे कि भारतीय जो अधिकार पत्र है उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। मूल अधिकारों के संबंध में भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरणा ली है, और लेकिन भारतीय संविधान की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं, वो हम अधिकार के द्वारा बता देते हैं। सबसे पहला तो ये है कि सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र है, किसी भी अन्य संविधान से बड़ा है। यहाँ पे कुल 23 अनुच्छेद हैं, जिसमें कुछ अधिक अनुच्छेद तो बहुत लंबे हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर के 30 और 32 से 35 है ना, 23। इसके अलावा 19वें अनुच्छेद में भी काफ़ी संशोधन और के वृद्धि है, और बहुत अधिक व्यापक जो है अनुच्छेद है। और प्रत्येक अधिकार के साथ में हमारे यहाँ पे प्रतिबंधों की भी व्यवस्था की गई है, और इसलिए मूल अधिकार जो है इतना बड़ा है। अधिकार भी हैं, साथ में उनके प्रतिबंध भी संविधान का हिस्सा हैं। दूसरी जो विशेषता है, मूल अधिकार व्यवहारिकता के ऊपर आधारित हैं, संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी हैं। उदाहरण के लिए सभी व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन साथ ही कमजोर और दलित वर्ग के लिए आरक्षण जैसी विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। शिक्षा और संस्कृति के अधिकार के अंतर्गत माइनॉरिटीज़ के शिक्षा की भी बात की गई है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के साथ साथ सामाजिक धार्मिक सहिष्णुता को भी प्रोत्साहन मिले, तो ये व्यवहारिकता के भी कई प्रावधान इसमें किए गए हैं। तीसरी विशेषता है कि मूल अधिकार सीमित हैं, निरंकुश नहीं हैं। हमारे कोई भी जो मूल अधिकार है, हर अधिकार के ऊपर संविधान के द्वारा प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं। भारतीय संविधान में और अमेरिका के संविधान में ये अंतर है कि अमेरिका के संविधान में कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। केवल सर्वोच्च न्यायालय पुलिस फोर्स के सिद्धांत के आधार पर, है ना, वहाँ पर कोई नियंत्रण लगाने की शक्ति उनको दी है, लेकिन भारत में उचित रूप से जो है कोई विशेष अंतर नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा जो कार्य प्रत्यक्ष रूप से किया गया है, अमेरिका में वो अप्रत्यक्ष रूप से किया गया है। चौथी विशेषता है, प्राकृतिक या अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है, अर्थात संविधान केवल उन्हीं अधिकारों को स्वीकार करता है जो का वर्णन संविधान के भाग 3 में वर्णित है ना। भारत में कुछ अधिकारों को, अमेरिका में तो ये है कि अगर अधिकार नहीं भी लिखे हैं तो दूसरे अधिकारों को भी उन्होंने स्थान दिया है, लेकिन भारत में ऐसा कोई स्थान नहीं है। भारत में जो न्यायालय के संविधान के द्वारा जो हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनके अलावा आप अन्य अधिकारों को लागू करवाने की कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। मूल अधिकारों की रक्षा के लिए हमारे यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। ये अधिकार वैधानिक अधिकार हैं, और न्यायालय ये देखते हैं कि इन अधिकारों का हनन नहीं हो पाए। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि अगर कोई भी ऐसा कानून बनता है जो आपके अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो आप जो है अदालत की शरण ले सकते हैं और कानूनों को अवैधानिक घोषित कर सकते हैं, है ना। तो ये भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान में जो मूल संविधान था, इसके द्वारा 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वां संशोधन, संविधान संशोधन जो 1979 के द्वारा लाया गया था, उस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। अब संपत्ति का जो अधिकार है वो केवल एक कानूनी अधिकार के रूप में उपलब्ध है, और इस कारण से हमारे यहाँ अब वर्तमान में केवल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 हो गई है। तो ये मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो है आपके समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक है। और चौथा जो अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
वो 25 से 28 तक है। शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 तक है। और छठा जो अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 से 35 तक। इन अधिकारों के ऊपर विस्तृत में अपन चर्चा अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।